डेट है 4 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन पाक बे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में और ज्योग्राफी में, मेंस के लिए। इंडिया का पहला डुगोंग के लिए रिजर्व बनाया जा रहा कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इस वजह से इसको संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जा रहा पार्क बे में। पार्क बे में ये पहला रिजर्व होगा। पार्क बे कहाँ पे, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये अपना हिंदुस्तान है, और ये आप श्रीलंका देख रहे हो। श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे है पाक बे। देखो ये वाला पार्ट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर यहाँ पे है पाक बे। पाक बे, पाक की खाड़ी। और यहाँ पे ये पाक स्टेट भी बोलते हैं इसको। ये पाक स्टेट जो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को कनेक्ट करती है। तो ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो एक पंबन आइलैंड भी है। पंबन आइलैंड इंडिया की तरफ, तमिलनाडु के पास। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा करके देखें, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे जो इंडिया और श्रीलंका है, ये जो एरिया है, ये वाला जो कनेक्ट हो रखा है, ये देखो यहाँ देखते हैं हम इसे। कई सारे आइलैंड है यहाँ पे। ये पंबन आइलैंड है इंडिया की तरफ से, मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है, और ये वाला बी पार्ट वाला श्रीलंका का बॉर्डर है। यहाँ पे एक पंबन आइलैंड है, और यहाँ पे एक एडम्स ब्रिज वाला आइलैंड है। एडम्स ब्रिज को राम सेतु आइलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम भगवान यहाँ से श्रीलंका में गए थे और एक पुल बनाया था, वो वही पुल है, यहाँ से बना हुआ है राम सेतु ब्रिज। ये पंबन आइलैंड से लेके, और यहाँ एडम्स ब्रिज के पास एक मन्नार आइलैंड करके है श्रीलंका के पास, यहाँ पे वो श्रीलंका के बॉर्डर में आता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक लाइन खींची हुई है। खींची हुई तो नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि ये बॉर्डर बनाया हुआ है इंडिया और श्रीलंका का। ये वाटर जो चैनल है, वाटर बॉडी है, इनका बॉर्डर बीच में, इधर वाला पार्ट इंडिया का और इधर वाला बी वाला पार्ट श्रीलंका का। तो ये पंबन आइलैंड है, जो PAMBAN, पंबन आइलैंड आता है आपका इंडिया की तरफ। मन्नार आइलैंड आता है आपका श्रीलंका की तरफ। यहाँ से लेके पंबन आइलैंड से लेके मन्नार आइलैंड तक ये एडम्स ब्रिज है यहाँ पे। ये पाक स्टेट बोलेंगे इसे। ये बॉर्डर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इधर ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर है आपका पाक बे। अब इसको हम एक इंडिया का मैप लेके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, एक सेकंड आप वेट करें। इंडिया का मैप में देखेंगे, उसमें शायद बना होगा ये। एक सेकंड में मैप ले लूँ। ये इंडिया का मैप देख रहे हो आप। ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट है, ये है पंबन आइलैंड, और ये है आपका एडम्स ब्रिज। मन्नार आइलैंड से लेके यहाँ तक एडम्स ब्रिज बना हुआ है इसके। ये पाक स्टेट बोलेंगे इसको, पाक स्टेट। और ये आपका यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। और ये है आपकी पाक बे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पाक बे बोलते हैं इसको, PALK, पाक की खाड़ी, पाक बे। तो यहाँ पे बनाया जाएगा इस वाले पार्ट पे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बीच वाले पार्ट में, पाक बे में, ये डुगोंग के लिए कंजर्वेशन रिजर्व। ये तमिलनाडु के पास है पाक बे, ये देख ही लिया हमने। डुगोंग क्या होता है, डुगोंग जान लेते हैं। और इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व होगा, ये याद रखना है आपको। ये है डुगोंग। इसको सी काउ भी बोलते हैं, समुद्र की गाय, सी काउ। डुगोंग है ये, मैरीन एनिमल्स है ये, मैमल्स है ये, मैमल। ये गल्फ ऑफ मन्नार में एस्टेब्लिश होगा, जो पाक बे है यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच, एनिमल को कंजर्व करने के लिए। लगभग 500 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ होगा, पाक बे के पास, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट पे। तमिलनाडु का साउथ ईस्ट कोस्ट ये वाला पार्ट है जो साउथ ईस्ट कोस्ट है। डुगोंग के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और अंडमान निकोबार में भी इसकी काफ़ी सारी प्रजाति पाई जाती है, मतलब पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे 100 से भी कम इसकी पॉपुलेशन बच गई है डुगोंग की। 100 से भी कम डुगोंग है अंडमान निकोबार आइलैंड में।
गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ, इन दोनों में इसकी पॉपुलेशन है लेकिन बहुत ही कम है। गल्फ ऑफ कच्छ में भी है। गल्फ ऑफ कच्छ तो आप जानते हो ना, गुजरात के पास गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला पार्ट गल्फ ऑफ कच्छ। डुगोंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सी काऊ बोलते हैं इसे। अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल है ये, और ये मैरीन स्पीसीज है क्योंकि समुद्र में पाया जाता है, मैरीन स्पीसीज है। और ये सी ग्रास पे जीता है, जो समुद्र में घास होती है उसको खाता है। और जैसे एक्वाटिक वेजिटेशन होते हैं, पेड़ पौधे कुछ भी पानी में जो होते हैं उनको खाती है ये सी काऊ। और याद रखना शाकाहारी है ये, शाकाहारी। शाकाहारी को बोलेंगे हर्बीवोर। हर्बीवोर है, हर्बीवोर मैमल। मैमल तो आप जानते हो स्तनपाई जीव, स्तनपाई जीव है। हर्बीवोर है ये, हर्बीवोर मतलब शाकाहारी। अगर इसके हर्बीवोर की जगह पे कार्निवोर लिख दें, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन दे देता है, कई बार पूछा भी है। 2019 के या 18 के क्वेश्चन पेपर में देखोगे प्रीलिम्स के में, तो आपको पता लग जाएगा। अगर कार्निवोर लिख दिया मतलब ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है। और हर्बीवोर मतलब शाकाहारी जो पेड़ पौधे खाते हों, मांस नहीं खाते, हर्बीवोर। तो ये हर्बीवोरस मैमल है। और देखो ये हर 4 मिनट में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आता है ये सी काऊ। और जो डुगोंगडिया, ये डुगोंगीडा फैमिली है जिससे ये बिलोंग करता है, इसका केवल इकलौता ही स्पीसीज प्रेजेंट है ये अभी जो है डुगोंग स्पीसीज, जिसको सी काऊ बोलते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आता है ये। आईयूसीएन आप जानते हो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी 9 कैटेगरी होती हैं। जिस हिसाब से पॉपुलेशन रहती है किसी एनिमल स्पीसीज की या पेड़ पौधे की, उस हिसाब से उसको इस लिस्ट में डाला जाता है, आईयूसीएन की लिस्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब पार्टिसिपेट करती हैं। गैर सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, कोई अकेडमी, इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं फ्लोरा और फोना को कंजर्व करने के लिए। फ्लोरा मतलब प्लांट एंड ट्रीज, और फोना मतलब एनिमल्स वगैरह, फोना मतलब। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, अभी न्यूज में है। ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन प्लेस पे ये लोकेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था विश्व भारती। विश्व भारती को सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करके 1951 में। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बा टू गिव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू ईच एशियाटिक लायन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए। देखो सिम्बा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया था प्रीलिम्स में 2017, 18 या 19 का पेपर देखो आप, उसमें पूछा होगा एक एम स्ट्रिप के बारे में। एम स्ट्रिप क्या है? एम स्ट्रिप एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है एम स्ट्रिप्स। ये यूज की जाती है टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, ये पूछ लिया था। तो जो ये सिम्बा है, ये सिम्बा क्या है? सिम्बा सॉफ्टवेयर है एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। इसमें क्या है, सिम्बा एप्लीकेशन के जरिए फोटोग्राफ खींचे जाएंगे। ये गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने डेवलप किया है ये सॉफ्टवेयर, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। क्योंकि देखो एशियाटिक जो लायन है ना, एशियाटिक लायन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलते हैं। ये है एशियाटिक लायन। और गुजरात में भी गिर फॉरेस्ट रिजर्व है, जो गिर फॉरेस्ट रिजर्व में पाए जाते हैं ये एशियाटिक लायन। ये सॉफ्टवेयर जो सिम्बा है, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मेकिंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी ये बेस्ड है, और मशीन लर्निंग टेक्निक है जो, उसको भी ये यूज करेगा। ये फोटो वगैरह खींच लेता है सॉफ्टवेयर और उसको आइडेंटिफाई करता है। कैसे? ये देखता है किसी के विस्कर स्पॉट पैटर्न है क्या। विस्कर मतलब दो, जो ये दाढ़ी मूछ से आई रहती है ना इसकी, देखो ये बाल आ रखे हैं या इसके मुंह पे मूछें आ रखी हैं, इनको बोलते हैं विस्कर। या फिर इसके कोई स्पॉट बना हुआ है फेस पे, स्कार है मतलब दाग धब्बे हैं कुछ, या फिर कान पे कोई नोचीजें निशान है, तो इस फोटोग्राफ को ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ इस तरह से ये जीव आइडेंटिफाई कर लिया। मान लो पहला ये गिन चुके हैं इसको, फिर दूसरा कोई आएगा तो उस फोटो से मैच कराएंगे इस सॉफ्टवेयर के जरिए। देखो भाई साहब, सारे जो लाइन है एक तरह के दिखेंगे आपको, तो पहचान थोड़ी ना पाओगे। तो पहचानने के लिए, अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए उनको इस फोटोग्राफ से मैच किया जाएगा इस सॉफ्टवेयर के जरिए। जो ये एशियाटिक लायन है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है
सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्सेज ए लैंडमार्क रूलिंग ऑन डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु की सजा, इसे कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल सेंटेंस या पनिशमेंट, सेंटेंस का मतलब सजा होता है और ये सेंटेंस सेम स्पेलिंग है जिसका मतलब वाक्य भी होता है। तो कैपिटल पनिशमेंट के लिए, सेंटेंस के लिए, डेथ पेनल्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया, वर्डिक्ट आया है। क्या है उसे डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 4 डिकेड से ज़्यादा हो चुकी हैं, एक डिकेड में 10 साल होता है, मतलब 40 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। कई सारे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें डेथ सेंटेंस के केसेस को इवैल्यूएट किया गया है। उसमें कहा गया है कि प्रिजनर है, जो प्रिजनर, उसके साइकोलॉजी को, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कहा है प्रिजनर है, प्रिजनर मतलब कैदी जो जेल में बंद है, उसकी साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन को देखना मैंडेटरी है। यानी कि उसकी मनोस्थिति कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, इसको देखना जरूरी है कि क्या उसे पनिशमेंट, ये कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। तो ये देखना जरूरी है। कोर्ट ने और क्या कहा, कोर्ट ने कहा है बच्चन सिंह जो वर्डिक्ट है उसका क्यों लेते हुए, बच्चन सिंह वर्डिक्ट आया था 1980 में सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी डेथ सेंटेंस किसको दी जाए नहीं दी जाए उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे थे। तो उसी को देखते हुए जस्टिस यानी कि जज हैं ललित, उन्होंने ये डेथ सेंटेंस पे केसेस सुना है और इसको देखते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ सेंटेंस के केस में सारी इंफॉर्मेशन एविडेंस होना जरूरी है कि जो प्रिजनर है, कैदी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये सब देखना जरूरी है। तो ये बच्चन सिंह का केस क्या था इसे जानते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन सिद्धांत लाया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम का, कि डेथ सेंटेंस देने से पहले किसी भी जज को ये देखना चाहिए कि वो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब दुर्लभ केस, कोई दुर्लभ में से भी बहुत दुर्लभ कोई केस है, मामला है या नहीं। तो ऐसे केस को हैंडल करते हुए तभी किसी को पनिशमेंट दी जानी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है तो। वरना उस जज को जब वो केस सुना रहा है उसे मृत्यु की सजा देने के लिए, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा एनालिसिस है जिसके बेस पे उसकी सजा मिटिकेट की जा सकती हो, यानी कि कम की जा सकती हो। क्या कोई ऐसी सरकमटेंसेस हैं, ऐसी स्थिति है। तो जजमेंट देने से पहले स्क्रूटनाइज करना चाहिए, यानी कि जांच करनी चाहिए क्राइम की भी, अपराध की भी और क्रिमिनल की भी, दोनों को भी। तभी उसे, अगर वो डेथ सेंटेंस के लिए सूटेबल है तभी उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए, नहीं तो उसे और कोई सज़ा दी जानी चाहिए, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। उसे कैपिटल पनिशमेंट जब नहीं दी जानी चाहिए अगर वो सूटेबल नहीं है, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो क्राइटेरिया वो डिफाइन नहीं किया हुआ, परिभाषित नहीं किया हुआ। जब परिभाषित नहीं किया हुआ तो हर एक जज जब सुनेगा तो देखो भाई साहब अपने हिसाब से देखेगा ना कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कौन सा है, समझ रहे हो, क्योंकि क्राइटेरिया तो है नहीं उसका डेफिनेट के, इस क्राइटेरिया पे देखेंगे तो किसी जज के लिए कोई केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट हो सकता है और दूसरे जज के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये सवाल उठ जाता है। एक केस है 1983 का, माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपने इसी डॉक्ट्रिन को दोहराया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को, और यही प्रिंसिपल और गाइडलाइंस दी कि डेथ सेंटेंस देने से पहले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को देखा जाएगा कि वो मामला बहुत दुर्लभ है या नहीं है, तभी उसको दिया जाएगा। कि ये देखा जाएगा उसमें कि जब क्राइम किया था, कमिट किया था किसी क्रिमिनल ने, तो क्राइम क्यों किया था, उसका मोटिव क्या था क्राइम करने का, कमिट करने का, उसका क्या मोटिव का मतलब क्या उसका टारगेट था, लक्ष्य था। और क्राइम की सीवियरिटी देखी जाएगी कि क्राइम कितना खतरनाक है, कितना जघन्य अपराध है, ये देखा जाएगा। और विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा क्राइम के लिए। विक्टिम मतलब जो शिकार व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, यानी कि जिस पे क्राइम किया गया है। ए ने मान लो क्राइम किया, अपराध, ये अपराधी हो गया, क्रिमिनल हो गया, और बी पे क्राइम किया, इसको मारा पीटा बी को, या इसका मर्डर कर दिया बी का, तो ये विक्टिम हो गया, शिकार व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति। और ए जब तक मान लो इस पे क्राइम मान लो डिक्लेयर नहीं हुआ, इसको ये दोषी सिद्ध नहीं हुआ जब तक कि इसी ने क्राइम किया है, तब तक इसे अक्यूज्ड माना जाएगा, यानी कि आरोपी। तो ये सब चीज़ देखी जाएंगी इसमें कि क्राइम जब किया उसका मोटिव क्या था, क्रिमिनल का क्राइम क्यों कमिट किया,
और क्राइम की सीवियरिटी क्या है, ये सब देखा जाएगा। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशन, स्थिति बन रही है कि उसकी रिफॉर्म किया जा सकता है और रिहेबिलिटेट किया जा सकता है एक्यूज्ड को, आरोपी को, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी देखी जाएगी। मेंटल हेल्थ को देखते हुए कि उसकी ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही थी कि उसे क्राइम करना ज़रूरी था, तो उस केस में डेथ सेंटेंस ना दी जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट का एक 2014 में भी रिव्यू पिटीशन के बारे में वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर मान लो डिले होता है डेथ पेनल्टी देने में, मान लो किसी को कैपिटल पनिशमेंट सुना दी गई और डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद उसे जेल में रखा गया प्रिजनर की तरह, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, उसे डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा है, तो उस केस में उसकी डेथ पेनल्टी को कम्यूटेशन किया जा सकता है। किस आधार पे? डिले के आधार पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। कम्यूटेशन का मतलब है डेथ पेनल्टी को फिर दूसरी सजा में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दें, आजीवन कारावास में, कि उसे डेथ सेंटेंस ना दी जाए, डेथ की पेनल्टी ना दी जाए। किसी भी इनमेट को, जो कैदी है, कोई भी कैदी, उसके लिए अपनी मान लो बहुत ज़्यादा डिले हो गया उसे डेथ पेनल्टी देने में और वो सज़ा काट रहा है जेल में, तो फिर वो इनमेट डाल सकता है पिटीशन, रिव्यू पिटीशन या रेट पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका डाल सकता है। वो कैदी भी डाल सकता है या उस कैदी का कोई सगा संबंधी, किन, या फिर कोई और भी सिटीजन डाल सकता है, कोई भी नागरिक उसके लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसी में 2014 के जजमेंट में कि जो डेथ की एग्जीक्यूशन है, अगर वो सेंटेंस डिले होती है, बहुत ज़्यादा देर लगता है, प्रोलॉन्ग होता है, तो एक तरह से ये ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि प्रिजनर के जो माइंड है उस पर, बॉडी पे और माइंड पे वो इफेक्ट, प्रभाव डालता है इनऑर्डिनेट डिले की वजह से। जब ज़्यादा डिले होगा, ज़्यादा देरी होगी केस में, तो उसके माइंड पे प्रभाव पड़ेगा कैदी के पे, क्योंकि उसने अगर मान लो मर्सी प्ली डाल दी, मर्सी पिटीशन डाल दी प्रेसिडेंट के पास और उसमें भी डिले हो रहा बहुत ज़्यादा, और वो 2 3 4 5 साल से ही काट रहा है सजा, अब तक मर्सी पिटीशन पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो इस वजह से उसकी बॉडी और माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इस केस में वो कम्यूट करा सकता है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी ईयर में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस को सुनने के लिए 3 जज बेंच देखेगी, ऐसे केस को सुनेगी। इससे पहले 2 जज बेंच सुनती थी ऐसे केस को, लेकिन उसके बाद ये कहा कि 3 जज बेंच सुनेगी और ओपन कोर्ट में सुनेगी, बिल्कुल ओपन नहीं, बिना किसी ओरल आर्गूमेंट के, कोई भी ओरल आर्गूमेंट यानी कि मौखिक बहस नहीं होगी उस केस पे, सिर्फ 3 जज की बेंच बैठेगी और वो ऐसे केसेस की रिव्यू पिटीशन सुनेगी, ऐसे मामलों की। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस अहीड, इसी में है कि इसके सामने अब चैलेंजेस क्या हैं। अगर मान लो ऐसे जो हैं केसेस, इन डेथ सेंटेंस जिनको दी गई है और उन्हें कम्यूट करने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस क्या है? देखो चैलेंजेस सबसे बड़ा तो यही है, 2020 में ही डेथ सेंटेंस देने के केसेस 50 से ज़्यादा आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है भाई साहब कि डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जाए, और 2022 में ही अभी तक 50 से ज़्यादा सज़ा दी जा चुकी है ट्रायल कोर्ट के जरिए सज़ा दी जा चुकी है। तो ये आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को भी इम्प्लीमेंट करना, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी लाना डेथ पेनल्टी के लिए। एक फैक्ट ये है, देखो प्रोजेक्ट 39A है, ये क्या है इसको आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 39A ये क्रिमिनल जस्टिस रिसर्च लीगल एड प्रोग्राम है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम है प्रोजेक्ट 39, जो डेथ पेनल्टी केसेस के मामले की छानबीन करता है, उन पे रिसर्च कर रहा है ये प्रोजेक्ट 39 के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है WHO पेंडेमिक ट्रीटी, प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पुअर कंट्री हो या प्योर नेशन हो या रिच नेशन हो, सबकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए काम करती है ये। WHO है जो इसके मेंबर हैं कुछ, उन्होंने अभी नेगोशिएशन किए कि 24 फरवरी 2022 को ये एक नेगोशिएशन की, मतलब समझौता किया पेंडेमिक ट्रीटी के लिए। पेंडेमिक ट्रीटी मतलब संधि, एक एग्रीमेंट होगा कि आगे फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक आए तो उससे कैसे निपटा जाए। जैसे अभी पेंडेमिक आई कोविड-19 की, इसके लिए पूरा जो ग्लोब है यानी कि वर्ल्ड है प्रिपेयर नहीं था, तो अगर आगे फ्यूचर में ऐसी आए तो इसकी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसके लिए एक कन्वेंशन एग्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए ये मीटिंग हुई
24 फरवरी 2022 को। तो पेंडेमिक ट्रीटी क्या है, देखो इससे पहले हेल्थ असेंबली है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो WHO, उसी का ही ये पार्ट है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दिसंबर 2021 में इसने एक डिसीजन अडॉप्ट किया था, द वर्ल्ड टुगेदर। ये सेकंड स्पेशल सेशन हुआ था हेल्थ असेंबली का 1948 के बाद से, उसमें ये अडॉप्ट किया था द वर्ल्ड टुगेदर का एक डिसीजन, कि यानी कि वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए और नेगोशिएशन करना चाहिए। इसमें एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी भी एस्टेब्लिश की जो ये ड्राफ्ट तैयार करेगी कि जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन है, WHO का जो रूल बुक है जिससे WHO का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, उसके आर्टिकल 19 के हिसाब से ये बनाया जाएगा कि आगे कैसे नेगोशिएशन करें, समझौता करें पेंडेमिक ट्रीटी के लिए, ताकि पेंडेमिक ट्रीटी के जरिए जो भी इमर्जिंग वायरस हैं या जीनोम सीक्वेंसिंग है, इनको एक दूसरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और वैक्सीन भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सके इक्विटेबल मैनर में। ड्रग्स हो या दवाई हो, कैसी भी वैक्सीन वगैरह, यानी कि देखो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो अपने अफोर्ड कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो पुअर कंट्री है उन्हें तो भाई साहब कैसे वैक्सीन हासिल करें। कोविड-19 के दौरान भी ये देखा, पुअर कंट्रीज़ के पास वैक्सीन ही नहीं है, वो मांग कर रहे हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अपना मी टू फर्स्ट देख रहे हैं, कि अपना पहला, कि मी फर्स्ट वाला नारा दे रहे हैं कि हमारे लिए पहले उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि जिनके पास पैसा वो उपलब्ध कर पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है कंट्रीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेंडेमिक ट्रीटी बनाई जाएगी, ताकि इक्विटेबल मैनर में, यानी कि सबको समान रूप से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाए, रिसर्च कोई डेवलप किए तो इसके खिलाफ कोई वायरस है तो उसके लिए रिसर्च दी जाए कंट्रीज़ को ऐसी हालत में, इमरजेंसी की हालत में, ताकि वो ड्रग वगैरह बना सके, दवाई वगैरह बना सकें। और कोई जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है इमर्जिंग वायरस की तो वो भी शेयर की जाए एक दूसरी कंट्री के बीच में, ताकि इसके लिए नई दवाई वैक्सीन बनाई जा सके कोई नया वायरस आता है तो। अभी नीड क्या है, नीड यही है क्योंकि देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं कोविड-19 में जहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ वैक्सीन का, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ असमान रूप से। बहुत सी कंट्री ने मी फर्स्ट की अप्रोच अपनाई, यानी कि अपने लिए पहले होनी चाहिए वैक्सीन या दवाइयाँ, उसके बाद दूसरी कंट्री के पास, यानी कि पुअर कंट्री तो अफोर्ड नहीं कर पाई बहुत सारी, लेकिन अब सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है काफ़ी पहले से, काफ़ी सही से। तो ये ट्रीटी है क्या सफिशिएंट है पेंडेमिक फ्यूचर में अगर कोई आती है, या प्रेजेंट पेंडेमिक है इससे लड़ने के लिए, निपटने के लिए क्या ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है? देखो पर्याप्त क्यों नहीं है, ये नहीं है पर्याप्त क्यों, क्योंकि ये सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश करती है कि इस तरह से रिसोर्स कैपेसिटी जो भी है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वैक्सीन ड्रग्स का, सिर्फ सिफारिश करती है। इसकी कोई कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि ये ट्रीटी के अनुसार, इसके अनुसार कोई भी डेफिशिएंसी या कैपेसिटी की इनिक्विटीज है उसको ब्रिज नहीं करती। यानी कि मान लो किसी कंट्री में अभाव है, वो वहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ड्रग उपलब्ध नहीं है, तो ये ट्रीटी के हिसाब से WHO उन्हें देने नहीं जाएगा। सिर्फ क्या है, ये बात करता है, सिर्फ सिफारिश करता है। जो भी रिच कंट्री हैं वो देखो अभी फ़िलहाल अपनी कंट्री में बूस्टर डोज भी दे चुकी हैं, किसके लिए, पेंडेमिक जो चल रही है कोविड-19 के लिए। लेकिन बहुत सारी पुअर कंट्री ऐसी हैं जिनमें 2 डोज भी नहीं लगी हैं, तो ये अभी देखने को मिला है। तो ग्लोबल एफर्ट है जो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि साथ में पुअर और रिच कंट्री दोनों मिल के आएँ और ये दावा करें कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करते हुए उनके पास भी ऑफर हो कि वो मेडिसन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन उनके लिए भी उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि सबके लिए एसेंशियल है। देखो ये फैक्ट है इसमें, जो आर्टिकल 19 है WHO के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो WHO की रूल बुक है, रूल बुक के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 है, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अथॉरिटी देता है कि ये कोई कन्वेंशन या एग्रीमेंट अडॉप्ट कर सकता है हेल्थ के मामले में पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसको अडॉप्ट करने के लिए, कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। जितने भी WHO के मेंबर हैं इस एग्रीमेंट पे 2/3 मेंबर वोट देंगे, तभी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई थी एक टबैको कंट्रोल पे, ये आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ही हुई थी, 2005 में लागू हो गई थी, टबैको को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है
व्हाट आर क्लस्टर बम्स एंड थर्मोबारिक वीपन्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रसिया ने एक थर्मोबारिक बॉम्ब गिराया। कहाँ पे? यूक्रेन में। थर्मोबारिक बॉम्ब को फेमसली नाम से जानते हैं, वैक्यूम बॉम्ब के नाम से। वैक्यूम बॉम्ब आपने सुना होगा, न्यूज में अभी रहा था, 1-2 दिन पहले से चलता आ रहा है कि रसिया ने यूक्रेन पे वैक्यूम बम गिराया। क्या होता है ये जानेंगे पूरा। थर्मो बारिक बम को ही वैक्यूम बम बोलते हैं, वैक्यूम बम। और ये क्लस्टर बम अलग होते हैं। तो क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। क्लस्टर जो वीपनरी है, जितने भी हथियार हैं क्लस्टर बम वगैरह, ये बैन किए हुए हैं, प्रतिबंध लगाया हुआ है इन पे। एक कन्वेंशन है, ट्रीटी है, संधि है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन 2008 की कन्वेंशन है। इसमें बैन कर दिया था क्लस्टर वीपनरी को। लेकिन ना तो यूक्रेन और ना ही रसिया ने इस पे साइन किया है। रसिया और यूक्रेन इसके सिग्नेटरी नहीं है। और देखो हमारा इंडिया भी इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने भी साइन नहीं किए हुए हैं इस पे, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन पे। मुनिशन का मतलब होता है युद्ध सामग्री। युद्ध सामग्री को यानी कि कुछ भी हथियार, गोला बारूद, वीपन्स, कुछ भी लड़ाकू विमान, कुछ भी हो सकता है, फाइटर प्लेन वगैरह, इनके लिए कन्वेंशन हुई थी कि इनको रोकने के लिए, युद्ध सामग्री को कंट्रोल करने के लिए। तो अब ये देखते हैं कि थर्मोबारिक वीपन्स क्या होते हैं। थर्मोबारिक वीपन्स, इनको वैक्यूम बम भी बोलते हैं, वैक्यूम बम। वैक्यूम बम क्या होता है? देखो जब ये डाले जाते हैं तो आसपास में जो भी ऑक्सीजन रहता है इन्वायरमेंट में, उसको ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। क्यों खींचता है ये वैक्यूम बम? क्योंकि इसे फटने के लिए, फूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जैसे ये ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचता है, एकदम से हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन जनरेट करता है, अचानक से फूट जाता है, हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन करता है। ये ब्लास्ट ग्रेटर इंटेंसिटी का होता है, ड्यूरेशन का होता है। जो कन्वेंशनल बम होते हैं ना, उनसे ज़्यादा ताकतवर होता है ये, और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाता है 2 तरीके से। एक तो फूट भी जाता है, दूसरा ऑक्सीजन को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन देखो ये क्या है, ये टैंक वगैरह को फोड़ने के लिए या मिलिट्री व्हीकल्स को फोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए यूज नहीं किए जाते। जनरल ये सिविलियंस को या रेजिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्सेस है, उनको ये डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लस्टर बम क्या है फिर? क्लस्टर बम या क्लस्टर म्यूनिशन भी बोल सकते हैं। म्यूनिशन का मतलब है वही युद्ध सामग्री। इनको नॉन प्रिसीजन वीपन्स भी बोलते हैं, नॉन प्रिसीजन वीपन्स। ये देखो किसी ह्यूमन या किसी किसी भी आदमी को इंजर या मारने के लिए यूज किए जाते हैं। लार्ज एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये किसी रनवे को, रेलवे को या पावर ट्रांसमिशन को भी इसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये किसी एयरक्राफ्ट से भी डाले जा सकते हैं, मतलब किसी हेलीकॉप्टर या किसी जहाज़ वगैरह से भी गिराए जा सकते हैं, फ्लाइट से। बहुत सारे पीपल को एक साथ मारा जा सकता है इसके द्वारा। ये देखो ऐसा भी होता है कि ये ग्राउंड पे पड़े रहते हैं काफ़ी समय तक और फूटते नहीं हैं, हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं ये। लेकिन इनसे क्या थ्रेट तो बना रहता है ना, खतरा। अब किसी को पता नहीं यहाँ पे बम पड़ा है, पता चला कुछ कितनी देर बाद यहाँ पे फूटा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होता है इससे। जो ये कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन है, जो ऊपर हमने डिस्कस की, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्लस्टर म्यूनिशन पे कन्वेंशन है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो प्रोहिबिट करती है, रोकती है कि कोई भी ऐसे क्लस्टर बम वगैरह का ना तो यूज करेगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना प्रोडक्शन करेगा, ना स्टॉक पाइल करेगा। यानी कि ना तो उनका प्रयोग करेगा, ना एक दूसरी कंट्री से उन्हें दूसरी कंट्री में भेजेगा, बेचेगा, ना प्रोड्यूस अपनी कंट्री में बनाएगा, ना ही उसे स्टोर करके रखेगा अपनी कंट्री में। चाहे कैसा भी क्लस्टर बम हो, चाहे कोई म्यूनिशन हो, सब म्यूनिशन हो, बॉम्बलेट्स हो, बम हो कोई भी, या एक्सप्लोसिव कोई भी वीपन्स, हथियार हो। इसके साथ साथ जो कन्वेंशन है, इसने ये भी एस्टेब्लिश किया, जो भी विक्टिम है, जहाँ पे मान लो कोई कंट्री पे जहाँ पे बम गिराया गया कहीं पे भी, उसकी सहायता की जाएगी, इसके जरिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उसे। रिस्क रिडक्शन एजुकेशन या स्टॉक पाइल डिस्ट्रक्शन को इसके द्वारा प्रमोट किया जाएगा। यानी कि जिसके पास ऐसे स्टॉक पाइल हैं, जमा कर रखे हैं ऐसे वीपन्स, हथियार, उनको डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये कन्वेंशन 30 मई 2008 को डबलिन नाम के प्लेस पे अडॉप्ट की गई थी, अपनाई गई थी। 110 कंट्रीज जिसके पार्टीज हैं कन्वेंशन को साइन किया। 13 कंट्रीज ने इस पर कभी साइन नहीं किया, नहीं मतलब साइन तो किया, रेटिफाई नहीं किया। देखो कोई भी कन्वेंशन ट्रीटी हो अंतर्राष्ट्रीय,
उस पर पहले साइन करना पड़ता है। मान लो जो भी अथॉरिटी जा रही है मीटिंग अटेंड करने के लिए, वहाँ पे साइन करेगी। फिर साइन करने के बाद उस देश की पार्लियामेंट में भी उसको रेजोल्यूशन को पास करना पड़ता है। जब हो जाता है वो रेटिफाई, यानी कि प्रमाणित हो जाता है। लेकिन 13 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने साइन किया इस ट्रीटी को, कन्वेंशन को, लेकिन रेटिफाई नहीं किया अपने देश की पार्लियामेंट में, और इंडिया ने तो इस पर साइन ही नहीं किया। अदर फैक्ट देख लेते हैं कुछ। जो वैक्यूम बॉम्ब है इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ या एग्रीमेंट नहीं है। ये देखो सिर्फ क्लस्टर म्यूनिशन है उसके लिए कन्वेंशन है, लेकिन जो वैक्यूम बॉम्ब होते हैं इसके लिए ना तो कोई इंटरनेशनल लॉ है ना कोई एग्रीमेंट है इसके लिए, कोई भी जो इसको प्रोहिबिट करते हों। लेकिन हाँ, अगर ये सिविलियन पॉपुलेशन पे यूज किए जाते हैं तो ऑलरेडी एक कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन 1899 की और 1907 की। इसके द्वारा अगर कोई ऐसे सिविलियन पॉपुलेशन पर वो वैक्यूम बम यूज करता है, स्कूल हॉस्पिटल पे डालता है, तो इसके द्वारा एक्शन लिया जा सकता है उस कंट्री के खिलाफ हेग कन्वेंशन के द्वारा। तो यही थे आज के टॉपिक।